कैसे हैं आप? मैं आपके बीच में फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम पढ़ रहे थे अपना भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तो उसी का एक अगला जो पार्ट है भाग 3 और अंतिम समझें इसको आप। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक हम पहुंच चुके थे, कैसे उसकी स्थापना हुई 1885 में। उसके बाद का घटनाक्रम हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना के बाद जो 1885 से 1905 तक का समय था, 20 वर्षों का जो समय था, वो कांग्रेस के अंदर उदारवादी विचारधारा का युग था और सारे उच्च शिक्षित पढ़े लिखे जो लोग थे वो इससे जुड़े हुए थे। आम जन अभी तक इससे नहीं जुड़ा था। और हम इसके बारे में बात जो पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ और उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद, अर्थात राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो उदारवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो 1885 से 1905 यानी 20 वर्ष तक उदारवादी विचारधारा का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर रहा। इसके प्रमुख जो नेता थे उनके बारे में हम जान लें कौन कौन थे। तो दादाभाई नौरोजी थे, गोविंद रानाडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मेहता जी इत्यादि बहुत सारे और भी नेता थे जिनके नाम हैं, जो सभी अपन इसमें भी सम्मिलित नहीं किए हैं। ये सभी लोग जो है उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और भारत की जो दिशा दशा थी उसको सुधारने पर इन्होंने बातचीत की और कई प्रयास किए। इनके जो प्रयास थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो थी संवैधानिक उपाय द्वारा। संवैधानिक उपाय द्वारा मतलब प्रार्थना पत्रों से, स्मृति पत्र से, प्रतिनिधि मंडल द्वारा ये अपनी मांगे रखते थे। यानी जो अंग्रेज प्रतिनिधि थे, जो अंग्रेज शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनको ये अपनी प्रार्थना पत्र सौंपते थे, स्मृति पत्र सौंपते थे, अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजते थे बातचीत के लिए और उनके थ्रू अपनी मांगे रखते थे कि हमारी ये मांगे हैं, इनमें आप विचार करें और भारतीयों को ये रियायतें देने की कृपा करें। इस तरह की इनकी कार्यशैली थी और अभी तक इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी थी। स्वतंत्रता इनका उस समय तक उनके एजेंडे में स्वतंत्रता का बिंदु शामिल नहीं था, ये तो बाद में जाके जुड़ा है। पहले तो ये कुछ भारतीयों के लिए कुछ रियायतें चाहते थे, जो उनका काम करने का तरीका था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों के प्रति जो रवैया था उसमें ये सुधार चाहते थे। तो ये इन्होंने कैसे प्रार्थना पत्र द्वारा ये भी मांगे। प्रारंभ में इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, कुछ रियायतें मांगी थी। बाद में तिलक और गांधी के जुड़ने के बाद, जो तिलक थे उनके जुड़ने के बाद और महात्मा गांधी के जुड़ने के बाद इस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आंदोलन ने व्यापक स्वरूप लिया और आम जनता भी इससे जुड़ी। तो हम चाहे देखेंगे कि क्या रहा फिर इस उदारवादी जो विचारधारा थी, जो 20 वर्ष का काल रहा, उसकी क्या उपलब्धि रही। तो चूंकि उस वर्ष तक कोई ऐसा मंच नहीं था, हालांकि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं था कि जो है उस समय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बात रखे। तो उस ये मंच उन्होंने प्रदान किया था कि कम से कम कोई ऐसा राष्ट्रीय मंच था जिस पर जाकर सभी लोग अपनी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो मांगे थी उनको रख सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे। ये इनकी उपलब्धि हम कहेंगे। कांग्रेस उस समय अपने शैशव काल में थी, यानी शिशु जो होता है, छोटी अवस्था, उसमें थी और आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे सुधार हो रहे थे। तो इस समय इनकी उपलब्धि यही कहेंगे कि इन्होंने जो है एक ऐसा मंच प्रदान किया और अपनी मांगें जो है अंग्रेजों के सामने रखी इस प्रार्थना पत्र द्वारा। कुछ इन्होंने विदेशों से भी गतिविधियाँ चलाई, वहाँ भी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया इंग्लैंड से। ये सारी गतिविधि इनकी रही। जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने ध्यान आकर्षण किया कि कैसे भारत का धन जो है विदेशों में जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। धन के निष्कासन पर इन्होंने दुख व्यक्त किया था, है ना। तो ये ट्रेन ऑफ वेल्थ करके इन्होंने दिया था पूरा। तो कैसे भारत का धन जो है विदेश में चला जा रहा है, इस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया था और पूरी जानकारी और सारे भारतीयों का ध्यान इस पर आकर्षित किया था कि जो अंग्रेज लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ ब्रिटेन में अपना उत्पादन करते थे और फिर हमारे मार्केट में ये बेचते थे और जो छोटी कीमत पर माल ले जाते थे, कच्चा माल, और बहुत बड़ी कीमत पर उन प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। इस तरह से वो धनी होते जा रहे थे और भारत का धन बाहर जा रहा था और भारत निर्धन होता जा रहा था। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान आकर्षण किया था। तो कहने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि इनकी उपलब्धि नहीं, इनकी उपलब्धि भी रही है इस मामले में। और पहले ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंसक प्रवृत्ति अपनाएं या ऐसे आंदोलन करें, क्योंकि इनको लगता था कि अगर आंदोलन किए तो जनता जो है उग्र रूप धारण कर लेगी और अंग्रेज जो है इसके जो विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन पहले तो कांग्रेस को जो है
ब्रिटिशर्स अच्छी नज़र से देखते थे, धीरे धीरे वो भी इसके प्रति असंतोष व्यक्त करने लगे और संदेह की दृष्टि से इसको देखने लगे, और इन्होंने इसको अंग्रेजों के विरुद्ध संस्था घोषित कर दिया। तब फिर उसी समय जो अपने तिलक थे उनका इसमें प्रवेश हुआ, बाल गंगाधर तिलक का प्रवेश हुआ कांग्रेस में, और उन्होंने संचालन किया और उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां की और कि ये आम जनता जो है इससे जुड़ने लगी, इनकी बातों को सुनने लगी, है ना। तो 1893 में तिलक ने जो है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जो है उदय हुई। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा क्या रहती कि ये अनुनय विनय की नीति में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, वो हमें बेवकूफ़ समझते रहेंगे, हम क्यों ना बुलंद आवाज़ के साथ अपनी आवाज़, दमदार आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं जिससे कि वो जो बहरे लोग हैं वो सुन सकें हमारी बातें। तो इनका स्वरूप जो था वो व्यापक था, आंदोलन में ये विश्वास करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जगह के बड़े बड़े नेता जिनका हम नाम जानेंगे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनको शॉर्ट में बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है। और उग्रवादी राष्ट्रवाद की विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1893 में शिवाजी वो जो है महाराष्ट्र के अंदर पहले गणेश उत्सव की स्थापना की और लोगों को इसमें व्यापक भागीदारी पैदा की। क्यों? क्योंकि ये आत्मविश्वास जनता के अंदर जगाना चाहते थे कि एकता की भावना और आत्मविश्वास और साहस जगे भारतीयों के अंदर, ये इनका उद्देश्य था इन उत्सवों के माध्यम से। बाद में इन्होंने शिवाजी उत्सव भी 1898 में शिवाजी उत्सव भी मनाया वहाँ पर महाराष्ट्र में, और इनका बस एक ही मोटिव था, शिवाजी और गणेश उत्सव के द्वारा ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के गौरव को महिमा मंडन करना चाहते थे और आम जो जनता है उसको जगाना चाहती थी कि जागो, है ना, पुनर्जागरण, कहीं ना कहीं अंतरात्मा का, चेतना का जागरण ये चाहते थे, जिससे राष्ट्रवादी विचारधाराएं कायम हो। क्योंकि उस समय समाज बटा हुआ था, लोगों में एकता नहीं थी, एक कोई विचारधारा नहीं थी, तो इसको ये सशक्त करना चाहते थे तिलक, और इन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और सबसे बड़ा इनका जो नारा था स्वराज, स्वराज की जो भावना है वो तिलक ने दी, और उनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। ये इनका बहुत बड़ा कोटेशन है, अक्सर सभी परीक्षाओं में आता रहता है ना। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, हालांकि पूरे देश में, पर महाराष्ट्र में ये चीज़ें शुरुआत की। उधर बंगाल एक बहुत बड़ा केंद्र था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जनता में असंतोष था। पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया था, वहाँ हिंदू मुस्लिमों के आधार पर विभाजन कर दिया था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और जो कारगर सिद्ध हुई, और आज भी भारत कहीं ना कहीं उसका दंश झेल रहा है। तो जो पहले मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे उनको विभाजित कर दिया, उनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना का बीज बो दिया था, उससे व्यापक असंतोष था। और कहें कि राष्ट्रीय जन चेतना जो है वो वास्तविक जो शुरुआत हुई है वो वहीं से हुई। 1905 के बंगाल विभाजन से अंग्रेजों के प्रति व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और लोगों ने जो है इस राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी भूमि जो विचारधारा है उसमें अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई और आक्रोश को व्यक्त किया। बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हुआ, विदेशियों का बहिष्कार आंदोलन हुआ, इन्होंने ये सारे जो फंडे हैं वो अपनाए थे, ठीक है। और उधर लाला लाजपत राय जो है पंजाब में नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने केसरी पत्रिका भी निकाली। तो ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात आगे रखी और अपना विचारधारा जो है आगे बढ़ाई। अब हम बात करते हैं इस उग्र व राष्ट्रवादी विचारधारा ने लोगों में आत्मसम्मान, साहस, देशभक्ति और आत्मविश्वास की भावना का संचार किया। ये उत्सवों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से संचार किया। हम देखते हैं कि क्या कारण थे कि उग्र राष्ट्रवादी धारा का विचार हुआ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसी समय कांग्रेस भी 2 धड़ों में बट गई थी, उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा। बाद में 1919 में ये फिर से एक हो गए थे। 2007 में फूट पड़ी थी, सूरत की फूट से। 1905 के बाद 2007 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें 2 भागों में कांग्रेस बट गई थी, क्योंकि ये उनके अंदर असंतोष पैदा हो गया था। जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग थे वो चाहते थे कि इस जो अनुनय विनय की नीति कांग्रेस अपना रही है वो सार्थक नहीं है और उससे हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए ये अलग हुए। कुछ कारण थे वो ये हैं, उदारवादियों की कार्य पद्धति से असंतोष। जो अभी तक उदारवादी लोग कार्य पद्धति अपना रहे थे, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल, उससे कोई खासी उपलब्धि नहीं मिली थी और अंग्रेज लोग कुछ अच्छी नज़र से कांग्रेस को नहीं देखते थे, बहुत महत्व नहीं देते थे। तो इससे भी
उधर उग्रवादियों के जो है असंतोष फूटा। ठीक है, अगला है कि सांवैधानिक आंदोलन में भी विफलता। जो अभी तक इन्होंने सांवैधानिक उपाय किए थे वो विफल हो गए थे, उससे कोई भी उद्देश्यों की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगला जो है ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। 1858 के अधिनियम के बाद जो महारानी ने घोषणाएं की थी वो कपोल काल्पनिक थी, उन पर अमल नहीं किया गया था और भारतीयों का शोषण जारी था, कोई भी उनके विकास का कार्य नहीं हो रहा था। तो इस प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध भी असंतोष था, इसलिए उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और उसके अलावा हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। पूर्व में भी हम कह चुके हैं कि शोषण की नीति थी, वो ब्रिटेन में अपना धन ले जा रहे थे सस्ते दामों पर और जो है जो कच्चा माल ले जा रहे थे और उसको उत्पादन करके बहुत बड़े मूल्य में बेचते थे और इस तरह भारत से धन चला जाता था। उन्होंने हमारे कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया। जो ज़मीनें थी, जो कृषि थी, उस पर आधारित उद्योग जो है बर्बाद हो चुके थे। और जो करों की नीति थी, जो सामंतवादी नीति उन्होंने अपनाई, जमींदारी प्रथा जो अपनाई, उससे बहुत ज़्यादा कमर टूट गई भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो आर्थिक शोषण की नीति भी एक बड़ा कारण थी उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के विकास में। अगला जो है कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन। उस समय चूँकि पुनर्जागरण शुरू हो गया था, लोगों ने जानना, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद लोगों में जन जागृति पैदा हो गई थी और लग रहा था कि हमारे अंदर जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, जो हमारी संस्कृति में कमियां हैं, जो हो गया है कहीं ना कहीं हमारा गौरव, उसकी वजह से ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए, आत्मगौरव जो था हमारा खो गया था, लोगों को गुलामी की आदत पड़ गई थी, दास्ता की आदत पड़ गई, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये सारे जो नेता थे, तिलक, लाला लाजपत राय और भी राजा राममोहन राय भी, सभी लोगों ने, महादेव गोविंद रानाडे, इन सब ने कुछ ऐसे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाए जिसमें महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश उत्सव उन्होंने चलाया था, है ना, प्रार्थना सभा, ब्रह्म समाज, ये सारे चल रहे थे उस समय। इन्होंने चेतना जागृत की लोगों में और ये विश्वास जगाया कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति बहुत उच्च स्तर की रही है और हमारी सभ्यता को ये लोग आगे शोषित कर रहे हैं और हमें असभ्य कहकर हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े आंदोलनों ने लोगों को चेताया, जागृति पैदा की और हमारे धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जो समाज के अंदर कुरीतियाँ थी, उनको सुधारने की दिशा में काम किया और लोग जागृत हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है प्राकृतिक प्रकोप। उस समय अकाल पड़ा था भारत में और उस समय अंग्रेज सरकार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कर रही थी, जो वहाँ के जॉर्ज जब वो आए थे उनके सम्मान में बहुत बड़ा उन्होंने खर्चा किया था। और जिस समय भारतीय जनता अकाल से ग्रसित थी, उन पर शोषण किया जा रहा था, कर लगाए जा रहे थे, भूखमरी की कगार पर थे लोग, और इधर आप भव्य आयोजन कर रहे हैं अपने उसके सम्मान में, दरबार लगा रहे हैं। तो ये भावना, ये जो है घटनाएं जो हैं वो भारतीयों के प्रति गहरा असंतोष उपजा कि हमारे पैसे से आप बर्बादी कर रहे हैं, इधर जनता भूख से मर रही। उसी समय बम्बई में प्लेग आया था और उसका भी बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण किया था। लोग बहुत त्रस्त हो गए थे, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे भूखमरी से, बीमारी से, महामारी से। तो जब आदमी मरने लगता है तो कहता है मरता क्या ना करता वाली स्थिति होती है और फिर लड़के ही मरने में ज़्यादा साथ है। तो ये भी उग्र राष्ट्रवादी, चूँकि असंतोष गहरा गया था तो अब सामुदायिक उपायों पर विश्वास नहीं रहा था और लोग जल्द से जल्द स्वतंत्र प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए भी ये उग्रवादी राष्ट्रवादी धारा का विचार जो विकास हुआ। फिर पाश्चात्य विचार और आंदोलनों का प्रभाव। तो भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो अब विदेशी जो लोगों को पढ़ने लगे थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में जो स्वतंत्रता और समानता की भावना की विचारधाराएं थी, जैसे रूसो, वॉल्टेयर वगैरह को पढ़ा, उनके विचार जाने। और विदेशी जो आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि एबिसिनिया ने इटली के ऊपर आंदोलन किया था, वहाँ पर आंदोलन किया था, और जापान ने, छोटे से देश जापान ने रूस के ऊपर अपना कब्जा जमाया था। तो ये जो घटनाएं थी वो भी भारतीय लोगों के अंदर चेतना जागृत की कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने देश को मुक्त करा सकते। तो इन्होंने भी उनके आंदोलनों से प्रेरणा ली कि क्या साधन हम अपनाएं कि हमें जल्द से जल्द इस ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिले। तो ये भी कारण था जो उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास में। अगला जो है बंगाल विभाजन और राष्ट्रीयता का विकास। इसका अर्थ था सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी वो बंगाल विभाजन के बाद ही, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ था और वंदे मातरम और ये सब जो नारे हुए थे वो सब इसी समय लगे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज लोग भारत को बांटना चाहते हैं और हमें अब काम करना होगा।
तो एकता की भावना पैदा करने के लिए, जागृति के लिए, आत्मगौरव के लिए, सम्मान के लिए, साहस के लिए इन्होंने व्यापक स्तर पर और स्वदेशी आंदोलन चलाया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार, बहुत सारी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई, बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत व्यापक प्रदर्शन हुए थे जगह जगह पर। तो लेकिन अच्छी बात यह है, इस पूरे भले ही इन्होंने प्रदर्शन किए थे पर हिंसा को इन्होंने नहीं अपनाया था। जैसा कि उग्र राष्ट्रवादी धारा हम सुनते हैं तो हमें लगता है उग्र यानी आक्रामक यानी हिंसक, पर इन्होंने कोई भी हिंसक उपाय नहीं अपनाए थे। इन्होंने सिर्फ अपने कुछ उनका जो तरीका था आंदोलन का, बहिष्कार का, है ना, उसको इन्होंने अपनाया था। जैसे गांधी जी भी जुड़े थे तो सत्याग्रह उन्होंने किया था, है ना, कामकाज में बहिष्कार किया था कि हम उनका विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। इन उपायों को इन्होंने अपनाया था और जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब आप विदेशी कपड़े यूज नहीं करोगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, जैसे कि वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं ना, चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं, चाइनीज चीज़ों को नहीं खरीद रहे हैं, है ना, तो ये कितना बड़ा आर्थिक बहिष्कार है। चाइना को भी झुकना पड़ा, गलवान घाटी से उनकी सेनाएं हटाई हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको आर्थिक रूप से धक्का लगाया, क्योंकि अंग्रेज लोग हमसे सिर्फ धन कमाने आए थे और उस समय हमने देखा था कि ये लोग तो बहुत अवेयर हो रहे हैं, ये तो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, लोग खादी काटने लगे थे, घर घर में चरखे चल रहे थे उस समय। तो एक बहुत व्यापक वो हुआ था। और सबसे अच्छी बात, हिंसा को ना अपना कर इन्होंने सिर्फ कुछ उपाय अपनाए थे और इस तरह से बहुत आम जनता को जोड़ा था, इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया था। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है आम जन की जो पार्टी बन गई थी, आम जन की संस्था बन गई थी, सभी उसमें जुड़ने लगे थे, सभी जन जन की भावनाएं उसके साथ जुड़ी थी और उसने व्यापक रूप धारण किया था। आगे चल के गांधी जी उसमें आते हैं और एक और बड़ा जनाधार, और हम देखते हैं किस तरह हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका विकास और कार्य पद्धति की बात करते हैं। तो विकास और कार्य पद्धति में क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे, कैसे किया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पढ़ाई जाती हैं, आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती हैं जिससे कि हमारे अंदर ये वो हो, संचार हो इन भावनाओं को, कैसे भारत को जो है आज़ादी मिली है, कैसे हम आज स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं और ये स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ी है, कई जानों की कुर्बानी के बाद ये हमें देखने को मिली है। और हम सहज उपलब्ध इस स्वतंत्रता का कई बार गलत उपयोग भी करते हैं, हमें लगता है हमें पता ही नहीं है। तो ये सब क्यों पढ़ाया जाता है, आपको इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे आप जानें कि कितनी मुसीबतों से हमने आज़ादी पाई है। और अगर गलत हमने वो प्रयास किए, गलत हमारा हो रहा तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। तो आप जो इतनी कठिनाइयों से सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिली है उसको आगे बढ़ाना, उसको बचाए रखना, उसको समृद्ध करना, ये आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे थे उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास और कार्य पद्धति, है ना। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास एवं कार्य पद्धति, है ना, एवं कार्य पद्धति। तो क्या थी कार्य पद्धति, इसका विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम देखें 1905 से, है ना, बंगाल विभाजन से इसकी शुरुआत हुई, बंगाल विभाजन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ से ये कहीं ना कहीं ये प्रारंभ होता है और हम देखते हैं कि 1893 में 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव अपना मनाया। ठीक है, गणेश उत्सव मनाया और उसके बाद 1899 में शिवाजी उत्सव, है ना, शिवाजी उत्सव मनाया। तो ये उत्सव मनाने का कारण क्या था? राष्ट्रीयता की भावना को और व्यापक रूप से फैलाना, ये इनका उद्देश्य था। और पंजाब में जो है लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब में कौन था? लाला लाजपत राय। पंजाब में लाला लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय, तो इन्होंने जो है उसको आंदोलन को वहाँ प्रचारित किया और कायस्थ समाचार करके इनका पत्र था, कायस्थ समाचार, समाचार के माध्यम से इन्होंने अपने आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया, प्रचारित किया। ठीक है,
इसी तरह बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, राष्ट्रवादी विचारधारा का बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बंगाल में कौन था? बिपिन चंद्र पाल थे। तो बलिदान और त्याग, जो बिपिन चंद्र पाल थे उन्होंने बंगाल में सत्ता संभाली थी और इनकी कार्य पद्धति क्या थी? बलिदान और त्याग द्वारा इन्होंने जो है आगे बढ़ाया इसको, बलिदान और त्याग के द्वारा, है ना। इनकी कार्य पद्धति थी बलिदान और त्याग, जिसके माध्यम से ये अपना कार्य पद्धति आगे बढ़ा रहे थे। उसके अलावा हम देखेंगे इनकी पद्धति क्या थी? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, है ना। 3 अंग थे इनके, क्या थे? बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इस पर इन्होंने जोर दिया, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, है ना। इसके द्वारा इन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो कार्य पद्धति की हम बात करेंगे, बलिदान त्याग की बात करते हैं ये, और स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व के द्वारा इन्होंने पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगला हम देखते हैं कि कौन कौन, इसका महत्व क्या है इस पूरे उसका। तो महत्व की बात करते हैं तो इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया और राष्ट्रीय कांग्रेस को एक आम जन की पार्टी बना दी। सभी इसमें विश्वास करने लगे, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे थे। आगे चल के गांधी जी का प्रवेश होता है और ये पार्टी और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ और इसमें रह गई है कि इसके उग्रवादी आंदोलन के नेता कौन थे। तो नेता में मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल लाल पाल जो थे वो इसके आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इन्होंने अपना आंदोलन जो चलाकर, जैसे स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, ये सब के द्वारा पूरे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और देश को स्वतंत्र कराने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया। अगला हम राजनीति शास्त्र का लेकर आएंगे, वो फिर बाद में आपसे मिलेंगे। इसके साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार सभी को।